आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th हिंदी इलेक्टिव के सेट 2 के कंप्लीट सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से और इजी लैंग्वेज में बताऊंगा, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। और देखिए, अगर बात करें टाइम का तो यहाँ पर कुल मिलाकर आपको 1 घंटा 30 मिनट यानी कि 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा। देखिए, जैक बोर्ड की ओर से जितना भी मॉडल सेट आया हुआ है, चाहे आपका क्लास 9th का हो, 10th का हो, 11th का हो या फिर 12th का हो, अगर आपको कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए ना तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे चले जाइए। वहां पर आपको हर एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, जिसकी मदद से आप हर एक वीडियो को बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है पैसेज का। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो पैसेज है इस पैसेज को आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर इससे रिलेटेड यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है, अगर आप पैसेज को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे ना तो आप हर एक क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी से दे देंगे। तो जो भी होगा आप यहाँ से लेकर यहाँ तक पैसेज को पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर मैं पैसेज को नहीं पढ़ता हूँ, क्योंकि अगर मैं पैसेज पढ़ना स्टार्टिंग कर दूंगा तो आपका बहुत ही ज्यादा टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो देखिए, हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन कि हंसी किसकी अभिव्यक्ति है। देखिए, साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है कि हंसी भीतरी आनंद को प्रकट करने का बाहरी चिन्ह है। मतलब भीतरी आनंद इसका सही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? देखिए यहाँ पर है ना ऑप्शन नंबर सी, भीतरी आनंद की। तो एक का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, भीतरी आनंद की। देखिए कितना सिंपल है, पैसेज से आपको आंसर मिल रहा है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि जितना हंसोगे उतनी बढ़ेगी क्या। मतलब आप जितना हंसोगे ना उतनी ही अधिक मात्रा में बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? बुद्धि बढ़ेगी, ताकत बढ़ेगी, मेधा बढ़ेगी या फिर आयु बढ़ेगी। चलिए ना चलते हैं पैसेज में, आपको वहीं पर उत्तर मिलेगा। देखिए साफ साफ लिखा है कि जितना अधिक हंसोगे उतनी ही आयु बढ़ेगी। क्या आंसर हो जाएगा? आयु हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि आयु। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि कौन अपने कर्मों पर हमेशा खिंचता रहता था। 4 ऑप्शन है। पहला क्या है कि हरक्लेस, फिर ऑप्शन नंबर बी क्या है, अरस्तु, ऑप्शन नंबर सी है कांट और ऑप्शन नंबर डी क्या है, डेमोक्रिटस। तो देखिए पैसेज में इसका आंसर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि जो हेरिक्लेस है आपका हर वक्त अपने कर्मों पर खिंचता रहता था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हरक्लेस इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो आपका है ना ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 3 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि जीवन का दूसरा नाम क्या है। जिंदा दिली, हंसी खुशी, प्रसन्नचित रहना या फिर ये सभी। चलिए चलते हैं पैसेज में और देखते हैं इसके आंसर को। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि हंसी खुशी का नाम ही जीवन है। देखिए एक बात हो गया, हंसी खुशी तो इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा कि एक कवि कहता है जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। देखिए जिंदा दिली भी आपका हो गया, मतलब 2 चीज, हंसी खुशी भी हो गया और जिंदा दिली भी हो गया। यहाँ पर मतलब बात को समझिए, जिंदा दिली भी आपका आंसर हो रहा है, हंसी खुशी भी हो रहा है और क्या है, प्रसन्नचित रहना माने क्या हो गया, हंसी खुशी तो रहना, वही तो बात हो गया। माने यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए भी सही होगा, बी भी सही होगा और सी भी सही होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ये सभी। क्लियर है? 4 का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 4 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ये सभी। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए यहाँ पर फिर से आपको एक अलग सा पैसेज मिल गया। अब इस पैसेज को आपको पढ़ना है, फिर जो भी क्वेश्चंस होंगे आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर देना है। तो पैसेज को आप पढ़ लीजिएगा, हम लोग डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि मधु की तुलना किससे की गई है। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि मधु की तुलना जो की गई है किससे की गई है। देखिए यहाँ पर साफ साफ है कि मधु मनुष्यता। देखिए है ना, मधु मनुष्यता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मनुष्यता हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर मारेंगे ऑप्शन नंबर सी पे टिक, यानी कि मनुष्यता से। मधु का यहाँ पर तुलना किससे किया गया है, मनुष्यता से किया गया है। क्लियर है? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि कवि को अपने पूर्वजों की याद कब आती है। चलिए चलते हैं हम लोग पैसेज पे। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि मधुमक्खियों को देखता हूं तो मुझे अपने पूर्वजों की याद हो आती है। देखिए जब मधुमक्खियों को देखते हैं ना तब क्या होते हैं, कवि को अपने पूर्वजों की याद आ जाती है। तो वही बात हुआ ना मधुमक्खियों को। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा 6 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि मधुमक्खियों को देखकर। मधुमक्खियों को देखकर क्या होता है, कवि को अपने पूर्वजों की याद आ जाती है। अब क्यों आती है अब उन्हें ही पता है, कवि को पता है, खैर कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि कवि ने किसे एक बाघ की संज्ञा दी है। चलिए चलते हैं पैसेज में। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि क्या है कि देश एक बाघ है। देखिए साफ साफ लिखा देश क्या है, तो देश एक बाघ है। देखिए यहाँ पर मैंने ये जो पीला पीला में कर दिया है ना, ताकि आपको देखने में समझने में बहुत ही ज्यादा मतलब आसानी होगा। ठीक है, यहाँ पर देश क्या है, तो देश एक बाघ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका देश को। ठीक है, 7 का क्या हो जाएगा, 7 का आपका डी हो जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 कि पूर्वजों के संबंध में इनमें से कौन सी बात सही है। देखिए पूर्वजों के संबंध में बात हो रहा है,
वे स्वार्थी थे, वे किसी के साथ भेदभाव नहीं करते थे, वे आत्म केंद्रित थे, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना, अगर आप इसको थोड़ी डीपली समझेंगे तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन का आंसर आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगा। आप देखिए यहाँ पर पैसेज को थोड़ा सा पढ़िए, यहाँ पर मैं आपको जहां पर दिखाता हूं, देखिए यहाँ पर क्या है, यहां से पढ़िए कि मधुमक्खियों को देखता हूं तो मुझे अपने पूर्वजों की याद हो आती है, जो कभी फूलों को रंग, जाति, वर्ग अथवा कबीलों में नहीं बांटते थे। देखिए माने ना रंग में बांटते थे, ना जाति में बांटते थे, ना वर्ग में बांटते थे, ना किसी कबीलों में बांटते थे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर भेदभाव नहीं करते थे, यही तो यहाँ पर बात निकल के सामने आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए आप समझे कि नहीं समझे, मतलब क्या हो गया, ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि वे किसी के साथ भेदभाव नहीं करते थे। देखिए मैंने आपसे कहा ना कि अगर आप डीपली पढ़ेंगे तब जाके आपको समझ में आएगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। अगर आप नॉर्मली पढ़ेंगे तो आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। बात क्लियर? तो 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए यहां से क्या हो जाता है, हमारे स्टार्ट हो जाता है अभिव्यक्ति और माध्यम। और देखिए अभिव्यक्ति और माध्यम, ये तो मॉडल स्टडीज 2 है आपका, ये तो खत्म हो जाएगा। फिर मतलब स्पेशल लेक्चर्स आएगा जहां पर मैं आपको अभिव्यक्ति और माध्यम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आंसर्स कराऊंगा। एकदम सब हर एक टाइप का जो क्वेश्चन रहेगा हमारा ना, हर एक टाइप का क्वेश्चन हमारा एमसीक्यू रहेगा और एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, खाली आप लोग हमारे चैनल पर बने रहें। आपके जितने भी दोस्त हैं ना, सबको बताइए हमारे चैनल के बारे में। सुपर कंसेप्ट क्लासेस में आपको इस प्रकार से हर एक चीज को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि भारत का पहला छापाखाना कब खुला था। देखिए जो छापाखाना है ना, भारत का जो पहला छापाखाना है कब खुला था, तो 1556 में खुला था। याद रखिएगा 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहां खुला था ये भी आप याद रख सकते हैं, तो गोवा में खुला था, गोवा में खुला था। ठीक है, कहां खुला था, तो गोवा में खुला था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि वर्तमान में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र का नाम। अब बताइए, वर्तमान का बात हो रहा है, प्रेजेंट टाइम का बात हो रहा है, क्या आप अभी बंगाल गजट पढ़ते हैं, उदंत मार्तंड पढ़ते हैं, बनारस अखबार पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? हिंदुस्तान पढ़ते हैं। कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि हिंदुस्तान हो जाएगा। अभी आप लोग क्या पढ़ते हैं, हिंदुस्तानी तो पढ़ते हैं ना। कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी अपडेट आता है, चाहे एग्जाम से रिलेटेड हो, चाहे रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो, हर एक चीज आप कहाँ से पढ़ते हैं? अभी मतलब हिंदुस्तान से पढ़ते हैं, दैनिक जागरण से पढ़ते हैं, प्रभात खबर से पढ़ते हैं, यही सब न्यूज़पेपर से पढ़ते हैं। तो बस यही बात है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 का ए, यानी कि हिंदुस्तान हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि निम्न में से कौन एक समाचार चैनल है। देखिए समाचार चैनल, अगर आप टीवी देखते होंगे ना, अगर आप टीवी देखते हैं तो आपको इसका आंसर पता होगा। बताइए, आज तक, जी टीवी, एम टीवी, स्टार स्पोर्ट्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आज तक। आज तक जो है क्या है, एक न्यूज चैनल है, एक समाचार का चैनल है, एक न्यूज चैनल है। आपको पता होगा ना, आप देखते भी होंगे। आज तक क्या आपका एक न्यूज चैनल है। तो 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कितना सिंपल क्वेश्चन था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन अखबार नहीं है। प्रभात खबर क्या है सर, अखबार है, आपको पता है। हिंदुस्तान भी क्या है, अखबार है। दैनिक जागरण भी क्या है, अखबार है। तो कौन नहीं हुआ, चंपक। 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है? 12 का क्या हो जाएगा, 12 का डी हो जाएगा। चलिए 12 पे डी, मतलब 12 का डी पे टिक कर देते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि रिपोर्टर को हिंदी में क्या कहते हैं। कितना अच्छा बात है, रिपोर्टर रिपोर्टर आप लोग चिल्लाते रहते हैं। अरे हम लोग एक मतलब क्विज में भाग ले रहे हैं, रिपोर्टर आने वाला है, हम लोग का पूरा एकदम फोटो वोटो लेगा, पेपर में आएगा। बोलते हैं ना रिपोर्टर का एकदम हमेशा अक्सर हम लोग बात करते हैं, लेकिन आपको पता है कि रिपोर्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो आज आपको पता चलेगा। तो 13 का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी क्या बोलते हैं, संवाददाता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संवाददाता। इसी को इंग्लिश से हम लोग क्या बोलते हैं, रिपोर्टर बोलते हैं। क्लियर है? देखिए कलाकार, कलाकार को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिस्ट बोलते हैं। ये तो चित्रकार हो गया, ये तो होगा ही नहीं। ये तो संपादक हो गया, इसको हम लोग एडिटर बोलते हैं, ये भी तो होगा ही नहीं। तो संवाददाता हो जाएगा, यानी रिपोर्टर। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? 13 का क्या हो जाएगा, 13 का हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि संचार प्रक्रिया की शुरुआत कहां से होती है। ठीक है, कहां से होता है आपको बताना है। तो 14 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्रोत या संचारक से। कहां से, तो स्रोत या फिर संचारक से होता है। 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि संपादक के नाम पत्र स्तंभ प्राय समाचार पत्र के किस पृष्ठ पर प्रकाशित होता है। देखिए संपादक का बात है तो आपका क्या होगा, देखिए संपादक का बात है ना, तो संपादक के पृष्ठ पर इसका मतलब जो भी होगा प्रकाशित होगा। 15 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है। संपादक का नाम जो होगा कहां पर आएगा, संपादक के पृष्ठ में ही तो आएगा ना।
क्लियर है? तो 15 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 15 का सी इसका सही आंसर हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि इनमें से कौन रिपोर्ट लेखन की विशेषता नहीं है? रिपोर्ट लेखन का बात हो रहा है, तो रिपोर्ट लेखन का विशेषता आपका क्या नहीं होगा, आपको बताना है। तो 16 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अपूर्णता। इसमें कोई चीज अपूर्ण थोड़ी ना रहता है, इनकम्प्लीट थोड़ी ना रहता है, हर एक चीज क्या होगा? एकदम मतलब कंप्लीट ही रहेगा। तो 16 का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 और 18। देखिए 17 और 18 में मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, 17 और 18 में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसलिए फिलहाल ये जो दोनों क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को मैं छोड़ देता हूं। देखिए मेरा पर्पस यही है कि मैं कोशिश करूंगा कि आपको गलत ना बताऊं। खैर देखिए क्या होता है कि इतना सारा मॉडल सेट है ना, मतलब वीडियो लगातार बनाते बनाते जो चीज मतलब पता है ना, वो भी चीज मतलब एक दो बार गलती हो जाता है। तो खैर कोई इशू नहीं है। तो 17 और 18 को फिलहाल मैं स्किप कर देता हूँ, इसको अभी आप लोग रख लीजिए। हाँ अगर आपको मिलता है आंसर तो आप लिख लीजिए, या फिर आप लोग कमेंट सेक्शन पे भी कमेंट कर सकते हैं। तो 17 18 भी छोड़ दीजिए, 17 और 18 को फिलहाल के लिए आप लोग छोड़ दीजिए। बाद में डिस्कस कर देंगे, या फिर अगर मुझे इसका सटीक आंसर मिल जाता है तो जो मतलब जो कमेंट सेक्शन होता है वहां पर मैं पिन कर दूंगा, ठीक है, इसका आंसर को मैं पिन कर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको भी फिलहाल छोड़ देते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ से पैसेज स्टार्ट हो गया, यहाँ से पैसेज स्टार्ट हो गया। अब ये जो पैसेज है ये आपके किताब से है, ये आपके क्या है? पाठ्य पुस्तक यानी कि बुक से है। अब देखिए बुक का जो पैसेज होता है वो आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। जब आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे ना तभी आपको पता चलेगा कि ये कौन से चैप्टर का है। और देखिए बात रहा ये कि चैप्टर का नाम और जो चैप्टर के जो रचयिता है, लेखक, कवि जो भी होंगे, ये चीज पूछा जाएगा। तो जो भी होगा आप इसको पढ़िएगा। और देखिए ये जो चीज है ना, यहां पर देखिए पहला क्या क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 19 की प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता है कौन है? इसके रचयिता, इसके लेखक कौन है, इसके कवि कौन है, आपको बताना है। तो 19 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सूरदास। कौन है? सूरदास है। क्लियर? 19 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 कि प्रस्तुत पद्यांश किस भाषा में है? देखिए किस लैंग्वेज में है, आप इसको पढ़िए। समझ में आ रहा है ना? कुछ भी तो समझ में जरूर आएगा। खैर जो भी हो, ये किस लैंग्वेज में है, किस भाषा में है, आपको बताना है। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्रज भाषा। किस भाषा में है? तो ब्रज भाषा में है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि यहाँ वक्ता कौन है? वक्ता, वक्ता यानी बोलने वाला। तो यहाँ पर बोलने वाला कौन है? तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गोपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा गोपी। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 21, इसको थोड़ा सा आप लोग मतलब एक बार चेक कर लीजिएगा, इसलिए मैं इसको स्टार मार देता हूँ, ठीक है। इसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जहां तक मैंने पढ़ा इस चीज को, और मैंने जहां तक देखा कि यहाँ वक्ता कौन है, तो यहाँ आपका जो वक्ता है गोपी है, ठीक है। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गोपी। खराब थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि उपयुक्त पद्यांश में कौन सा भाव प्रकट हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ईर्ष्या। यहाँ पर ईर्ष्या का भाव प्रकट हुआ है। क्लियर है? आगे देखें, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि सूरदास किसके उपासक थे? किसके उपासक थे सर सूरदास? तो श्री कृष्ण के उपासक थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि कबीर के पदों में किस पर व्यंग किया गया है? ठीक है, तो 24 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ये जो क्या है, बाह्यडंबर है, ये भी आपका सही है। और ये जो धार्मिक कुरीतियां हैं ये भी आपका सही है। माने 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी दोनों। क्लियर है? 24 का क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कि कटी टेढ़ो हवे आवती में कटी से क्या तात्पर्य है? ये जो कटी का मतलब क्या आपको बताना है। तो यहाँ पर कटी माने होता है कमर, कटी माने क्या होगा आपका? कमर। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 26 कि निम्न में कौन सा जोड़ा बेमेल है? माने कौन जोड़ा आपका नहीं मिल रहा है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, पद्माकर और खड़ी बोली। ठीक है, देखिए सूरदास जो है ये ब्रज भाषा में लिखते हैं, कबीरदास जो है ये सदुक्कड़ी भाषा में लिखते हैं, सुमित्रानंदन पंत जो है ये खड़ी बोली भाषा में लिखते हैं, लेकिन पद्माकर खड़ी बोली भाषा में नहीं लिखते हैं। ठीक है, 26 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि पद्माकर खड़ी बोली। मतलब यहाँ पर ये बेमेल है, मतलब ये मैच नहीं कर रहा है। क्लियर है? आगे बढ़े, आगे देखते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि पद्माकर को कविराज शिरोमणि की उपाधि किस राजा ने दी थी? ठीक है, पद्माकर को मतलब कौन बोला करते थे कविराज शिरोमणि, ये जो उपाधि है किन्होंने दिया था, आपको बताना है। तो 27 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जयपुर नरेश कहा करते थे, मतलब जयपुर नरेश ने दिया था ये उपाधि। कौन सा उपाधि? तो कविराज शिरोमणि का। किन्हें दिया था? तो पद्माकर को दिया था, याद रखिएगा। आगे बढ़े, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या है। देखिए यहाँ पर फिर से एक पैसेज है, इसको आपको पढ़ना है और इसका आंसर आप तभी दे पाएंगे जब आप अच्छे तरीके से किताब को पढ़े होंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कि
प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ से ली गई है? तो यहाँ पर ये जो पाठ का नाम है क्या है? दोपहर का भोजन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है कि उपरोक्त पद्यांश में वक्ता कौन है? मतलब वही बात हुआ कि बोलने वाला कौन है, स्पीकर कौन है। तो देखिए जहां तक मुझे लगता है ये क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिद्धेश्वरी हो जाएगा, लेकिन आप इसको थोड़ा चेक कर लीजिएगा। इस पर मैं स्टार मार देता हूं। देखिए मैं आपको बार बार कह देता हूं, क्वेश्चन नंबर 17 और 18 का मुझे आंसर नहीं मिला है। क्लियर है? कोई इशू नहीं है। और यहाँ पर मैंने आपको पहले भी एक कोई क्वेश्चन में बताया और अभी मैं ये बता रहा हूँ, ये जो 29 नंबर का ये जो क्वेश्चन है, मतलब ये 4 क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है। मैंने आपको बताया ना थोड़ी देर पहले, अभी जो कौन सा क्वेश्चन था उतना याद नहीं है नंबर, तो जो वक्ता वाला था ना आपका और एक क्वेश्चन, ठीक है, तो वो क्वेश्चन और इधर के 3 क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो 4 क्वेश्चन अब आपको मन है तो लिखिए, नहीं मन है तो मत लिखिए, लेकिन 4 क्वेश्चन में अभी कंफ्यूजन है। ठीक है, तो जैसे ही क्लियर हो जाएगा मैं कमेंट सेक्शन पे इसको पिन कर दूंगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि दिमाग उसका बड़ा तेज है, यह कथन किसके बारे में है? तो ये जो कथन है किसके बारे में है? तो मोहन के बारे में है। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मोहन। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है कि उपरोक्त पंक्तियों के रचयिता कौन है? ठीक है, इसके रचयिता कौन है आपको बताना है। तो इनके जो रचयिता है कौन है? तो अमरकांत जी है। कौन है? अमरकांत। तो 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 31 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भर दोपहर में वह अंधेरे के डर से कांपने लगते थे, आदमी को डरना कितना आसान है, यह पंक्ति किस पाठ से है? ठीक है, आपको बताना है। तो ये जो पंक्ति है टॉर्च बेचने वाले, ये जो पंक्ति है ना इसी से लिया गया है। और इनके जो लेखक है, लेखक का नाम आप याद रख सकते हैं हरिशंकर परसाई। लेखक का नाम क्या है? हरिशंकर परसाई। क्लियर है? कोई इशू नहीं है, समझ में आ रहा है? आगे बढ़िए, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या है कि गूंगे पाठ में गूंगा किस तरह अपनी बातें दूसरों के सामने प्रकट करता था? ठीक है, तो इशारे करके। देखिए गूंगा तो कभी बोलेगा नहीं, तो बोलकर तो होगा नहीं। ठीक है, तो ये इशारे कर कर करते था। ठीक है, अब देखिए लिखकर 2 चीज तो नहीं होने वाला, ऐसा भी ऑप्शन होता कि ए और बी दोनों, तब मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो गूंगा है इशारा करके हर एक मतलब जो भी मतलब बात है तो दूसरे के सामने प्रकट करता था। तो 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? 33 का क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। मैं आपको फिर से बता देता हूं, 33 का ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या है कि हामिद के पिता की मृत्यु किस बीमारी से हुई थी? किस बीमारी से हुई थी? तो हैजा। 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या है कि निम्न में से कौन हामिद के साथ ईद का मेला देखने नहीं गया था? कौन नहीं गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मुर्तजा। मुर्तजा नहीं गया था, बल्कि मोहसिन भी गया था, महमूद भी गया था और सम्मी भी गया था, लेकिन मुर्तजा नहीं गया था। क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर क्या हो जाएगा कि मुंशी चंद्रिका प्रसाद ने कसम रखने के लिए क्या मांगा? तो गुड़ मांगा था। एक्चुअल में मतलब गुड़ का मैंने जिसे गुड़ और पानी मिलाकर जो होता है ना, मतलब गुड़ का ठंडा रस मांगा था अगर एक्चुअल में कहा जाए। तो यहाँ पर 36 का आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी यानी कि गुड़ इसका सही आंसर हो जाएगा। जो मुंशी चंद्रिका प्रसाद है ना, मतलब क्या होता है ये रोटी खा खा के मतलब बोर हो गया था। जब इनको बोला गया कि आप रोटी खा लीजिए तब मतलब नहीं खाया, खाने खोज रहा था, फिर कसम दे दिया। तो कसम रखने के लिए क्या बोलता कि चलो रोटी तो नहीं खाते हैं, अगर गुड़ है तो उसका आप ठंडा शरबत बना के दे दो, हम पी लेंगे। तो बस यही बात है। तो 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? आगे बढ़े, आगे देखिए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 37 कि अंडे की छिलके किस प्रकार का एकांकी है? तो ये पारिवारिक है। कैसा है? तो पारिवारिक है, क्योंकि इसमें पूरे परिवार का कहानी है। ठीक है, पूरे परिवार का कहानी है यहाँ पर। और क्वेश्चन नंबर 38 क्या है कि अंडे के छिलके पाठ के आरंभ में अम्मा जी की कैसी तस्वीर उभरती है? कैसी तस्वीर उभरती है आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए 38 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि परंपरावादी स्त्री। कैसा? तो परंपरावादी स्त्री। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है कि वीना कौन सी पुस्तक पढ़ती थी? देखिए ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। देखिए एक्चुअल में ये जो वीना थी ना, वीना जो थी ये बीए पास थी, ये बीए पास कर चुकी थी। अब देखिए यहाँ पर अगर एक्चुअल में कहा जाए ना तो देखिए बीना तो हर एक पुस्तक पढ़ती थी, रामायण भी, क्योंकि उस कविता को पढ़ के देखिए या फिर कहानी जो भी है, मतलब कहानी एक्चुअल में नहीं है, यहाँ पर एक नाटक टाइप का है, उसको आप अगर पढ़ के देखेंगे तो आपको हर एक चीज़ पता चल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर भूतनाथ, रामायण, ये हर एक चीज़ के बारे में बातचीत हो रहा है। लेकिन अगर हाँ यहाँ पर बात किया जाता राधा के बारे में ना, अगर राधा के बारे में बात होता तो राधा के बारे में बात होने से क्या हो जाता है, यहाँ पर चंद्रकांता इसका आंसर हो जाता है। क्या हो जाता है? चंद्रकांता, चंद्रकांता। लेकिन क्या होता है देखिए, राधा जो है चुपके चुपके चंद्रकांता पढ़ती है। ठीक है, फिर क्या होता है एक दिन वीना क्या करती है, इस चंद्रकांता किताब को मैंने ले लेती है और वो पढ़ती है। तो यहाँ पर अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पर चंद्रकांता आंसर हो सकता है। ठीक है, लेकिन देखिए जो वीना है ये बीए पास कर चुके हैं और ये बहुत सारे बुक्स पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं, आप चीज को समझ सकते हैं कि मैंने आपको क्या समझाया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप 39 का सी ऐसे ऑप्शन मार सकते हैं, कोई इशू नहीं है।
लेकिन इसको आप थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर बिना के जगह पे अगर राधा होता ना, यहाँ पर बिना के जगह पे अगर राधा लिखा हुआ होता तब तो कोई इशू नहीं था, चंद्रकांता एकदम मार के आइए घर, कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है जो आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है कि वीणा और राधा के मध्य क्या संबंध था? तो ये दोनों क्या थे? तो देवरानी जेठानी थे। क्या थे? देवरानी जेठानी थे। तो बस यहाँ पर मैंने आपको कंप्लीट जो 40 क्वेश्चन है हर एक क्वेश्चन का आंसर बता दिया। शायद आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।